बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, आगाज़ में हम ख़बरों से करते हैं और इसके साथ साथ जी 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान ज्वाइन हमें करते हैं। बट थोड़ा सा आज प्रोग्राम डिफरेंट है। और डिफरेंट क्या है, क्योंकि हमें आपका हमेशा ख्याल रहता है। हम चाहते हैं आप तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ऑल्दो हमारे इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट जो है वो अब थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है कि हम जिस आबो हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे तो ये कभी कभी स्टूडियो के अंदर जब स्मॉग की शिद्दत शहर में बहुत ज़्यादा होती है ना, तो स्मॉग आपको घरों के अंदर, अपने रूम्स के अंदर भी फील हो रही होती है। सो इसके लिए क्या करना है जी, आपको सिर्फ और सिर्फ मोहतात रहना है। बट थोड़ा सा प्रोग्राम की तरफ आए, मैं आपको, क्योंकि अभी आगे चल के हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब मौजूद होंगे। टॉपिक आज का हमारा बहुत ज़बरदस्त है। अब वो चीज़ें जी जो रूटीन में बहुत सारे लोग हमारे अपने घर में अगर देखें ना, तो किसी ना किसी के साथ ही मसला चल रहा है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हर घर में है। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट हर घर में है। मैदे का मसला हर किसी को रहता है जी। आजकल जो हमारा खाना वगैरह है वो तो सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ, हमारे लिए मुश्किल बना हुआ जी। खाना इसलिए खाया जाता है कि हम जो है सेहतमंद रह सके, तंदुरुस्त रह सके, अपने काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, क़ुव्वत मुदाफ़त हमारी बेहतर हो सके। बट क्वेश्चन मार्क ये है कि हम खा क्या रहे हैं। जो हम खा रहे हैं वो हमें तवानाई पहुंचा रहा है, वो हमारे लिए क़ुव्वत मुदाफ़त का बाइस बन रहा है। आजकल खाने की हैबिट क्या है जी, आप पराठे नाश्ते में खा लें, अच्छा जी आप चावल खा लें, आप सालन बना रहे हैं तो उस सालन के ऊपर अच्छा खासा ऑयल घी मौजूद है, और स्पाइसीज, वो तो मैं कहती हूँ कि बस लाहौरियों के लिए बहुत फेवरेट काम रह गया। फिर जब बाहर निकलते हैं तो इतनी आप शवारमा, बर्गर और बारबेक्यू की शॉप्स देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि ये चल रही हैं। वीकेंड पे आप चले जाएं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, फिर नतीजतन आपको अस्पतालों में रश नज़र आता है। अब मैदे के अमराज जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जिगर के अमराज, ऑब्वियसली जब आप ज़्यादा खाएंगे तो फैटी लीवर के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है? हमारी ईटिंग हैबिट, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। तो आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है। मैं शुरू में ही अनाउंस कर रही हूँ, अभी कुछ देर बाद हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे तो हम बाकायदा तौर पर आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेना शुरू करेंगे। स्क्रीन पर नंबर दिखा दें, इस नंबर पर आप कॉल करें अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई मसला है मैदे का। ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जो क्रॉनिक हो जाते हैं, बहुत पुराने चल रहे होते हैं। क्योंकि मेरी अपनी मदर के साथ स्टमक का इशू, मुझे लगता है हम लोग छोटे थे तब से चल रहा है और अभी तक उन्हें खाने पीने में बहुत एहतियात करनी पड़ती है। मतलब लिमिटेड खाना खा के भी अक्सर ऐसे होता है कि उनके स्टमक में पेन होना शुरू हो जाती है। बाहर का खाना खाएं तो ज़्यादा फील होती है। अगर आपको स्टमक का मसला है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, मैदे या जिगर का मसला है, डॉक्टर इसरारुल हक तूर अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे जी। पुराने से पुराना मसला भी है तो आप हमें कॉल करें, और अगर बचना चाहते हैं तो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, वो भी डॉक्टर साहब बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब स्मॉग की तरफ आ जाए। शहर में स्मॉग की शिद्दत आज भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत हाल भी जानेंगे। समरा की तरफ चलते हैं, हमारा वेट करिए। समरा, बाहर मौसम की सूरत हाल बताएं, और बताएं जी कोई बारिश के इम्कानात हैं, स्मॉग की अभी क्या अपडेट्स हैं? जी ना, बिल्कुल। पहले तो स्मोक के हवाले से बात कर ली जाए तो आज तो AQI 500 से भी तजावुज़ कर गया है। इस वक्त भी लाहौर दूसरे नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 543 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के इलाके कुछ ऐसे भी हैं जहां पर AQI की शरह 900 से भी ज़्यादा है और इनमें इकबाल टाउन सरफहरिस्त है। इसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए तो FC कॉलेज के तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह कुछ कम नहीं है, 852 तक AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि DHA फेज़ 8 में 837 रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुलबर्ग G3 में 832 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तरफ में 773 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से एस्करी 10 में 722, जबकि शालामार के तरफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 704 तक रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा माहौलियात और इसी के साथ साथ माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि जिस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी ज़्यादा होती है, खासकर सुबह और शाम के औकात में, तो ऐसे में अपनी बैरूनी सरगर्मियों को महदूद रखें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाएं। और अब स्मोक जो है वो आंखों में जलन और चुभन का भी बायस बन रही है। इवन कि जब सुबह का वक्त होता है तो तब खुली फिजा में सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और आंखों से पानी निकलना भी मामूल बन गया है। तो शहरियों से यही अपील की जा रही है कि वो एहतियात का दामन अपनाएं, मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाएं। खासकर जो बच्चे हैं या जो सांस के मर्ज में मुब्तला अफराद हैं, उनको खास ताकीद की जा रही है कि वो जो है वो एहतियात को यकीनी बनाए रखें।
और दीगर एहतियाती तदाबीर भी अपनाएं, क्योंकि स्मोक जो है वो फेफड़ों, जिगर और इसी के साथ साथ गुर्दों की बीमारी का भी बाइस बन रही है, जल्दी अमराज का भी बाइस बन रही है, आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों का भी बाइस बन रही है। तो शहरियों से एहतियात का कहा जा रहा है। मौसम के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त जो है वो हल्की गर्मी महसूस की जा रही है धूप के अंदर, वरना सुबह और रात के औकात में जो है वो खुनकी होती है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि अब जो है वो सुबह के औकात में स्मोक के साथ साथ जो है वो हल्की धुंध भी देखने में नजर आ रही है। इस वक्त भी अगर दर्जा हरारत के वाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर का मौजूदा अच्छा, मुझे समझा बारिश के इम्कानात बताएं, कोई बारिश के इम्कानात हैं आने वाले 3-4 दिनों में? बारिश के हवाले से कोई प्रेडिक्शन की जा रही है कि बारिश भी हो सकती है? जी है ना, बारिश की आज भी कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। मौसम इसी तरह से खुश्क रहने का कहा जा रहा है। अलबत्ता ये जरूर कहा जा रहा है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो है वो सर्दी में मजीद इजाफा देखने में नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बारिश की कोई इम्कानात नहीं है। इस हफ्ते में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली देखने में नजर आएगी, जो कि मौसम की बेहतरी का मजीद बाइस बनेगी। लेकिन फिलहाल शहर लाहौर में बारिश की कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये भी बता दें, ये स्मॉग की शिद्दत आगे बढ़ने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब मौसम चेंज होता है इसमें फॉग भी मिक्स होना शुरू होगी, क्योंकि आगे तो धुंध का आगाज हो जाएगा ना, तो स्मॉग की शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा। कुछ हमें अपने इर्द गिर्द जो तैयारियां नजर आ रही हैं, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट कितना मुतहरिक है, कंट्रोल पाने के लिए कोई इकदाम भी किए जा रहे हैं? जी है ना, महकमा मौसमियात ने ये प्रेडिक्शन की थी कि नवंबर और दिसंबर में स्मोक की शिद्दत जो है उसमें इजाफा देखने में नजर आएगा। महकमा माहौलियात तो अपनी जानिब से इकदाम कर रहा है, हुकूमत की जानिब से भी इकदाम का सिलसिला जारी है। अगर बात कर ली जाए तो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन अभी भी लाहौर की सड़कों पर हमें जो है LWMC का अमला बगैर पानी के छिड़काव के जो वो सफाई करता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियों का धुआं भी वैसे ही निकल रहा है और इसी के साथ साथ महकमा माहौलियात तो इकदाम कर रहा है, लेकिन शहरियों से ये अपील की जा रही है कि वो भी उनके साथ मिलकर जो है वो ताउन को यकीनी बनाए, क्योंकि जब तक शहरियों का ताउन यकीनी नहीं होगा स्मोक में जो है वो इसी तरह से शिद्दत देखने किस जगह पे आप मौजूद हैं इस वक्त? आप कहाँ खड़ी हैं, मुझे जरा जगह बताइएगा। मैं इस वक्त रोगेवाला में मौजूद हूँ। ठीक है, आपके इर्द गिर्द भी मैं देख रही हूँ कि खासी स्मॉग फील हो रही है, और ये जिस तरह रिक्शे एक के बाद एक, ये तीसरा आई थिंक चिंची रिक्शा है जो आपके पीछे आ चुका है, और वो उस जगह पर हम देख रहे हैं स्मॉग की शिद्दत उतनी जगह पर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लोगों का रवैया भी समरा मैं इर्द गिर्द देख रही हूँ, रुक रुक के आपको देख के जा रहे हैं, तो वो आई डोंट नो कि अगर आपके लिए कितना मुश्किल होता है ये बाहर खड़े होकर ये तमाम चीज़ें ऐसे लाइव आप बीपर दे रही हैं। चलें जी, आप साइड पे हो जाएं, अपना ख्याल रखें, मास्क आपने पहना हुआ है, कुछ चाय पानी वगैरह ले लें ताकि आप भी बेहतर फील कर सके। बहुत मुश्किल होता है, ख़ास मैं तो इन बच्चियों को सलाम पेश करती हूँ जो मतलब इतनी ना मौसम की सख्ती देखते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, फिर ये स्मॉग की सूरत हाल है, तो ये इतना ईजी नहीं है। ये मास्क पहन के भी जब आप बोल रहे हैं ना तो यकीन माने ऐसे फील होता है कि सांस बंद हो रहा है, तो मुश्किल है इन लोगों के लिए भी ये तमाम चीज़ें करना। बाहर खड़े होकर अगर ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना तो ये आप लोगों के लिए है जी नाजरीन, आपको अपडेट कर सके, बड़े लेवल पे लोगों को महफूज कर सके, तो ये हमारे रिपोर्टर्स जो है ना ये अपने आप अपनी लाइफ क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो, धुआं हो, फॉग हो, स्मॉग हो, ये आपकी खिदमत के लिए बाहर मौजूद होते हैं। तो प्लीज़ इन लोगों का भी आप ख्याल कीजिए। ये जो इर्द गिर्द लोगों का मैं रवैया देख रही थी ना कि इधर से गुजर रहे हैं तो ऐसे करके देख रहे हैं, तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा ना, अगर कोई बाहर खड़ा है तो इसको नॉर्मल समझे जी, काम कर रहे हैं वो लोग भी। तो रिक्शे वाले देखें सारी जगह छोड़ के उसके पीछे ला कर रिक्शा खड़े करे जा रहे हैं। ये रवैये हैं जो कि मेरे ख्याल से सोसाइटी में चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब समरा अपनी ड्यूटी कर रही हैं, एक के बाद एक रिक्शा आ रहा है और रिक्शे वाले उसका मुंह लहदा देख रहे हैं और उसके काम अब एक बंदा जो लाइव खड़ा है, एक बच्ची है जो कि लाइव अपनी इस टाइम रिपोर्ट कर रही है, अपने इर्द गिर्द की सिचुएशन बता रही है, मेरे ख्याल से वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाती है, परेशान होना शुरू हो जाती है कि भाई क्या हो रहा है, एक रिक्शा इधर से आ रहा है, एक रिक्शा इधर से आ रहा है, एक बच्चा पीछे से अभी आप देख रहे हैं यहाँ से गुजर रहा है और उसको देखता चला जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली आप जितना मर्जी कह लें कि जिद्दत आती जा रही है, ये रवैये चेंज नहीं हो रहे हैं। इसको आप एक्चुअली हैरेसमेंट कह सकते हैं कि आप रोड पे खड़ी हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रही हैं, तो आपको इर्द गिर्द वाले लोग परेशान करके घूर के जा रहे हैं, तो आप ये समझें कि उसकी परफॉर्मेंस मुतासिर हो सकती है। भाई आपको नजर नहीं आ रहा कि वो काम कर रही है तो आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएं। रवैये तो ये है कि आप इधर से जा रहे हैं तो उस बच्ची को देख रहे हैं, उधर से जा रहे हैं तो आप उसको देख रहे हैं, रिक्शे वाला है तो वो अपना हिस्सा डालता जा रहा है। आप ये क्लिप देख लें, आपको मैं सोशल मीडिया पे अपने दिखा दूंगी, 3 रिक्शे वाले हैं जो कि उसके साइड पे आकर रुके। अब वो बच्ची जो कैमरामैन है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो कैमरा छोड़ के नहीं आ सकता,
वो माइक छोड़ के नहीं इधर उधर हो सकती। तो खुदारा अपने रवैये चेंज करें प्लीज़। जो लोग बाहर हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये ड्यूटी करने गई हैं। आप लोगों को घर बैठे वेदर कंडीशन बता रही हैं, आपको स्मॉग की सूरत हाल बता रही हैं, आपके लिए मौजूद हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी ख्याल रखें। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। तो हमने अभी स्मॉग की सूरत हाल आपके साथ डिस्कस की और मैंने प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में आपको बता दिया था कि आपकी सेहत का हमेशा हम ख्याल रखते हैं। टाइम टू टाइम हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट को कभी बुला लेते हैं, कभी हम इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। आपके छोटे छोटे मसाइल जो कि आगे चल के बड़े हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जी हम साथ साथ उनको डिस्कस करते रहें, आपको बड़े मसाइल से बचाते रहें। बात की थी हमने हाई ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, जिसको हम समझते हैं कि ये नॉर्मल है। ये बट नॉर्मल चीज़ें आपके ऑर्गन्स को किस तरह से अंदर से खाती चली जाती हैं, खोखला कर देती हैं, ये आपको फिर आगे जाके पता चलता है। बट ये वो दोनों चीज़ें हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिसिन के साथ साथ मेडिसिन भी कम हो जाती हैं अगर आपका कंट्रोल अच्छा हो, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो। और इसके साथ साथ हमने मैदे और जिगर के अमराज की भी बात करनी है, क्योंकि हमारी ईटिंग हैबिट्स आजकल किस तरह की हो चुकी हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा इन बीमारियों की तरफ लेके जा रही हैं। टेलीफोन कॉल्स हमारी जो है लाइंस ओपन हो चुकी हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। ठीक ठाक हैं आप? इस्लाम ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि लोगों को लगता है कि ब्लड प्रेशर और शुगर अब तो बहुत नॉर्मल है, हर किसी को है। वो कोविड की तरह ना शुरू में आप टेस्ट करा रहे हैं, क्वारंटीन हो रहा है, और फिर लोगों को लगा कि अच्छा ये तो नॉर्मल है। हालांकि पूरी दुनिया में तबाही हुई, कितनी सारी हम बात हुई, बट हमने जो अपने सामने नहीं ना देखा, हम उससे डरते भी नहीं हैं। सेम यही कंडीशन है शुगर और ब्लड प्रेशर की। तो क्या ये आपको जान लेने तक ले जाती है? इतनी खतरनाक है? देखिए, ब्लड प्रेशर और शुगर एक ऐसे क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो लंबे अरसे तक चलती हैं और ज़िंदगी इसी के साथ फिर गुजारनी पड़ती है बाद में, जब एक लेवल लग जाता है कि ब्लड प्रेशर का या डायबिटीज़ का। तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप देखें कि नवंबर का महीना डायबिटीज़ अवेयरनेस के हिसाब से मनाया जाता है। 14 नवंबर उनका आलमी दिन होता है जिस पे हम अवेयरनेस इसकी फैलाने की कोशिश करते हैं। उसमें हम बात कर रहे थे एक सेमिनार में कल कि 1/3 हर पाकिस्तानी जो है वो डायबिटीज़ का शिकार हो गया। यानी अगर 3 लोग हैं तो उनमें से एक बंदे को डायबिटीज़ है। उससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस कमरे में अगर 10 लोग हैं तो उस हिसाब से देख लें कि 3.5 लोग जो हैं, 3 लोग जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार है। उस हिसाब से ब्लड प्रेशर है। तो ये जो आपने बात की ना, अवाम ने इसको बिल्कुल नॉर्मल ले लिया है। नॉर्मल लेने से मतलब ये है कि इसको कोई बीमारी नहीं समझते और इसको वो समझते हैं कि ये तो एजिंग प्रोसेस का हिस्सा है, शायद हमें डायबिटीज़ होनी है और हमें ब्लड प्रेशर हो। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें जेनेटिक कंपोनेंट है, मरूसियत भी है, लेकिन जो लाइफस्टाइल और हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है और हमारा जो रहन सहन है और हमारी जो डाइट है, इसमें कलीदी किरदार है इस चीज़ को। डायबिटीज़ की मिसाल ले लें तो डायबिटीज़ का ये है कि मोटापा, ख़ास तौर पे पेट पे चर्बी और रिफाइंड शुगर्स और कैलोरी रिच डाइट, स्ट्रेस, ये सारी उसकी वजूहत है। ब्लड प्रेशर की जहाँ तक बात करें तो ब्लड प्रेशर तो हम चेक ही नहीं कराते ना, चेक करवाते हैं तो बहुत सारे। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने बैक टू बैक 2-3 दिन ब्लड प्रेशर चेक किया तो 120/80 होता है ना नॉर्मल जी। सो मुझे एक दिन 130 और एक दिन 135। सो मुझे आप क्या रिकमेंड करेंगे? मुझे चेक करना चाहिए बार बार? देखिए, ये वो चीज़ है जो आपका नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ने लग गया, तो इसलिए इसको मॉनिटर करने की जरूरत है कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ना, वहम करने लग गई हो तुम तो। नहीं, वहम करना भी देखें एक चीज़ है कि इसमें जब प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है बंदा किसी बीमारी के बारे में, तो हर रोज़ वो दिन में 10 दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करा रहा होता है। ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात जिसमें हम कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो साइलेंट डिजीज़ है। अच्छा। चेक नहीं करवाएंगे तो उसकी अलामात का इंतजार नहीं करना है। अलामात उस वक्त बनती है जब खुदा न खास्ता उसने कोई डैमेज कर देना है, खुदा न खास्ता उसने दिल पे बोझ कर डाल देना है, उसने फालिज की कैफियत कर देनी है, आंखों पे कोई मसला डाल देना है, तो उसके बाद जाके उसकी अलामात आनी है। अदरवाइज ये जो आम तौर पर लोग कहते हैं हमें अब ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो हम गोली खा लेते हैं और फिर हमें पता चल जाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, ये सारी गलत बातें हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई है, चेक करवाने से परसिस्टेंटली ये 2 दफ़ा आपने चेक करवाया है, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो आपको ज़रूरत है दवाई की। और इसी तरह से दवाई की ज़रूरत है मोस्ट ऑफ द टाइम, जिस तरह खाना रोज़ाना खाते हैं बगैर अलामतों के, बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के। क्योंकि
देखिए आग बुझ भी जाए तो जो सामान जल जाए वो वापस नहीं आता। इसी तरह से अगर ब्लड प्रेशर हाई होने से खुदा न खास्ता उसने आंखों पे, दिल पे, फालिज का, दिमाग पे, किडनीज पे कोई बोझ डाल दिया, कोई नुकसान कर दिया, तो उसके बाद भले आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी कर लें, शुगर कंट्रोल भी कर लें, तो इन चीज़ों की वजह से जो डैमेज हो गया होता है, एंड ऑर्गन डैमेज जिसको कहते हैं, वो वापस मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आता उतना 100%। तो इसलिए बेहतर है कि इन चीज़ों के नुकसान पहुंचाने से पहले इनको कंट्रोल किया जाए ताकि पेचीदगियों से बच सके। डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें कि शुगर की कुछ खास अलामात, और जब ये हों तो आपको फौरी तौर पर अपना डायबिटीज, एंड यस क्योंकि अब मैं कह रही हूँ कि अच्छा मुझे सम टाइम फील होता है, सर भारा हो रहा था, तो मुझे लगता है कि अच्छा ब्लड प्रेशर ना हाई हो। शुगर का कोई ऐसा सिम्टम होता है कि आपको कुछ ऐसा फील हो रहा हो तो? देखिए क्लासिकल सिम्टम्स जो हाई ब्लड शुगर के हैं वो भूख का ज़्यादा लगना, ठीक है, प्यास का ज़्यादा लगना, बार बार यूरिनेशन या पेशाब की हाजत होना, और ख़ास तौर पे रात को उठ के यूरिन की हाजत होना, कमज़ोरी, नकाहत, और ये तो हैं हाई ब्लड शुगर की निशानियाँ। इससे लगता है कि इसको बंदे को ब्लड प्रेशर शुगर चेक करवानी चाहिए। इसके अलावा वज़न की कमी एकदम से होना बगैर किसी रीज़न के, बाद सूरतों में लो शुगर हो रही होती है। लंबा फाका करने से नॉर्मल बॉडी में तो अडेप्टेशन होती है कि उसको कवर कर रही होती है, लेकिन डायबिटीज़ में बाज़ औक़ात लो शुगर के साथ भी बंदे पहली दफ़ा इंसिडेंटली डायग्नोज हो रहे थे कि इनकी शुगर कम है। तो लो शुगर जब हो रही होती है तो उसमें बाज़ औक़ात आंखों के आगे अंधेरा आना, शुगर लो होना भी खतरनाक है, खतरनाक होता है। वो अगर एक डायबिटिक पेशेंट है तो उसको अगर ये हिसाब लगाया जाए कि लो शुगर के ज़्यादा नुकसान आते हैं कि हाई के, तो लो के ज़्यादा हैं। अच्छा। अगर ये डायबिटिक पेशेंट दवाइयाँ ले रहा है तो हम हमेशा से कहते हैं कि लो शुगर जो है वो तुम्हारे लिए, किसी भी बंदे के लिए, अगर देखें दवाई के साथ अगर एक ख़ास हद से नीचे चली जाएगी तो उसके जिस्म पे वो मुज़र असरात परमानेंट छोड़ सकती है। इसलिए आंखों के आगे अंधेरा आना, कपकपाहट होना, दिल की धड़कन तेज़ होना, कमज़ोरी, नकाहत का एहसास होना, बाद सूरतों में गनूदगी, बेहोशी, ये सारी चीज़ें हैं जो लो शुगर की निशानदेही करती हैं। शुगर अगर आपने अपनी चेक करानी है और आप फर्स्ट टाइम चेक कराना चाह रहे हैं, कुछ अलामात आपको महसूस हो रही हैं, तरीक़ेकार बता दें, हम अपने सोशल मीडिया पे भी ज़रूर शेयर करेंगे। मेरे ख्याल से 30 के बाद हर किसी को ये चेक कराते रहना चाहिए। पाकिस्तान में जितना हाई नंबर हो गया, किसी भी फैमिली मेम्बर में अगर घर में किसी एक को शुगर है, डायबिटीज़ है, तो घर के सारे लोगों को ज़रूर चेक करवाना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे ये है कि कोई भी बंदा जो 40 साल के उम्र ज़्यादा है उसको एक दफ़ा ज़रूर शुगर चेक करवानी चाहिए एनुअली। उसमें दो चीज़ें हैं जी, एक तो रैंडम शुगर है जो किसी भी वक्त चेक हो सकती है, या खाने के 2 घंटे बाद इसको हम कहते हैं, वो घर में हम चेक कर सकते हैं एनी टाइम जी, ठीक है। वो आप छोटी मशीन के साथ, अगर आपके पास डिवाइस है तो आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, खाली पेट शुगर है, नाश्ते से पहले 8 घंटे का खाली पेट करके उसको शुगर करने से, आप रात को सोए हुए उठे हैं, सुबह नाश्ते से पहले, नाश्ते से पहले। दूसरे नंबर पे एक और 3 महीने का टेस्ट होता है शुगर का, उसको HbA1c कहते हैं। उसके साथ हमें 3 महीने के पिछले गुजरे हुए 3 महीनों की एवरेज ब्लड शुगर पता चलती है, और डायग्नोसिस में ये भी बड़ी हेल्पफुल है। मतलब 6.5 से अगर लोअर लेवल पे है इसका मतलब है कि नॉर्मल है, अगर 5.7 से अगर लो है तो वो नॉर्मल है, और 6.5 से ऊपर है तो डायबिटीज़ का लेबल लगता है। इन दोनों के दरमियान जो फिगर्स हैं 5.7 और 6.5 के दरमियान, इनको हम कहते हैं प्री डायबिटिक्स। और ये सबसे ज़्यादा अहम जो बात समझने वाली है वो ये ग्रुप है जिसका एक कदम शुगर की तरफ उठ गया हुआ है, बढ़ गया हुआ है, और दूसरा नॉर्मल है अभी। दूसरे लफ्ज़ों में 5.7 जो नॉर्मल है या उससे कम नॉर्मल है उससे ये बढ़ गया है, लेकिन जो डायबिटीज़ का लेबल लगने वाला नंबर है 6.5 उससे वो अभी कम है। तो इसका मतलब है कि वो लोग हैं जो वापस आ सकते हैं नॉर्मेलिटी की तरफ और आगे बढ़ सकते हैं बीमारी की तरफ। डॉक्टर साहब, जिस तरह फर्स्ट टाइम लेट्स सपोज अगर मैं अपनी शुगर चेक कर रही हूँ और खाने के बाद अगर मैंने की है कितनी आएगी तो नॉर्मल होगी, और ये भी मुझे बता दें अगर मैंने खाली पेट, वो जो फास्टिंग वाली हमने शुगर, वो कितनी होनी चाहिए नॉर्मल इंसान में? देखिए, नॉर्मल इंसान की शुगर 100 से कम होनी चाहिए जी, ठीक है। और अगर 100 से कम है तो खाली पेट नाश्ते से पहले तो नॉर्मल है, ठीक है। 100 से लेके 126 तक है खाली पेट नाश्ते से पहले तो वो प्री डायबिटिक है, और 126 से ऊपर है तो वो डायबिटीज़ का शिकार हो चुका है। एक से ज़्यादा रीडिंग इस तरह आ जाएं तो उसको लेबल लगा के पूरी एहतियातों की और साथ परहेज़ की और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की और दवाइयों की ज़रूरत रहेगी।
इसी तरह से अगर HbA1c का लेवल लिया जाए तो 5.7 या बिलो जो है वो नॉर्मल है। ठीक है। 6.5 से ऊपर चला जाए तो डायबिटिक है, और 5.7 और 6.5 के दरमियान है तो प्री डायबिटिक है। ये जब दोनों चीजें मिल जाती है ना, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर, ये क्या मसला करती है? देखिए ये 3 नहीं है, 3 का इनका इफेक्ट आता है, मतलब इसमें मल्टीप्लाई इफेक्ट उनका करते हैं, ना कि ऐड करते हैं। मतलब 3 नहीं है, 3 है। अच्छा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों मिलके ज़्यादा तबाही मचाते हैं, ज़्यादा मुज़र सेहत मसाइल बनाती हैं, और इनकी वजह से मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन होने का चांस, जिस तरह के किडनी डिजीज़ है, जिस तरह आंखों की बीमारी है, जिस तरह फालज होना है, दिल पे बोझ आना, दिल का हमला, इन सब चीज़ों का इंसिडेंस बढ़ जाता है जब ब्लड प्रेशर और शुगर का कॉम्बिनेशन किसी में आ जाता है। ठीक हो गया। हमारे साथ रहीम है जी, कॉलर। रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सवाल बताइए, डॉक्टर साहब से क्या करना चाह रहे हैं? ज़हीम बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि एक लेमैन के लिए रोजाना कितने मिनट की एक्सरसाइज, कितने मिनट की साइकिलिंग, वॉक जरूरी है, और कितने मिनट की वॉक जो है ऑप्टिमम है एक लेमैन के लिए? अच्छा जी, आप अपनी एज बता दें, उसके हिसाब से आप बिल्कुल कोई खुदा ना खास्ता कभी ब्लड प्रेशर की मैं चाह रहा हूँ कि बड़े उम्र के लोगों के लिए, खास तौर पे जो मेरे इर्द गिर्द हैं 50 साल 55 साल के लोगों के लिए, उनके लिए अगर ये बताते हैं तो बहुत बेहतर है। ठीक है जी, बड़ी एज के लोगों के लिए बताएं। देखिए 150 मिनट एक हफ्ते में वॉक की ज़रूरत होती है। 150 मिनट से मुराद ये है कि इसको आप डिवाइड कर लें, 7 दिन करना चाहते हैं, या अगर आप एक दिन छुट्टी करना चाहते हैं तो उसको उस हिसाब से डिवाइड कर लें। तो हफ्ते के 7 मिनट लगाएं तो इस हिसाब से तकरीबन 150 मिनट टोटल हफ्ते के आपने पूरे करने हैं। उसमें ये नहीं करें कि पूरा एक दिन ही 150 मिनट पूरा करके बाकी हफ्ता छुट्टी कर लें। इसमें नहीं, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। इसमें आप 5 से 6 दिन जो है उसके वक्फे से इसको डिवाइड करके 150 मिनट को अराउंड 30 to 35 मिनट्स बनते हैं। रूटीन में आप वॉक कर लें, बेहतर है। अगर जिस तरह की एज के वो पूछ रहे हैं 50+ है तो डॉक्टर साहब नॉर्मल वॉक कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल, दौड़ने की जरूरत तो जी नहीं। बिल्कुल, ब्रिस्क वॉक कहते हैं इसको, तेज चलना जिसको, अगर कोई दिल की तकलीफ नहीं है और कोई और किसी चीज़ का, घुटनों का, जोड़ों का मसला नहीं है, तो ब्रिस्क वॉक का मतलब ये है कि ऐसी वॉक जिसके दौरान आपको हल्का सा एग्जैशन फील हो, पसीना आना शुरू हो जाए कुछ अर्से के बाद, और तेज़ कदमों के साथ चहलकदमी। ठीक हो गया। रजिया साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। जी रजिया, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आवाज़ आ रही है तो सवाल कीजिए प्लीज़। बिल्कुल आ रही है जी, आप सवाल कीजिए। आप दोबारा कॉल कर लें जी, फिर आपकी कॉल हम शामिल कर लेंगे। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि हम बहुत सारे नौजवानों को देखते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा भागते हैं इन चीज़ों से, वॉक से, एक्सरसाइज से। रूटीन में ये हर किसी के लिए ज़रूरी है और ये आपकी लाइफ क्वालिटी को बहुत बेहतर करती क्या? देखिए वॉक के और माइल्ड एक्सरसाइज के अपने आप को फिटनेस रखने की अवेयरनेस देने की ज़रूरत है हर एज ग्रुप को। अगर कोई बाहर नहीं जा सकता, जिस तरह आजकल स्मोक है और स्मोक के मसाइल हैं, तो अपने घर में, अपने कमरे में घड़ी देख के उस मिनट आप वॉक कर सकते हैं। नौजवानों से लेके बच्चों तक, बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक, हर एक के लिए यही गाइडलाइंस हैं कि फ़िज़िकली एक्टिव रहने के बहुत सारे मसाइल हैं, हाजमे के, ब्लड प्रेशर के, वज़न की मैनेजमेंट के, इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट के। एक स्टडी आ रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि स्ट्रेस लोअरिंग जो मेडिसिन है उससे कंपेरेबल इफ़ेक्ट है वॉक का। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत ही अहम चीज़ है अपने आप को फिजिकली एक्टिव। यास्मीन साहिबा हैं जी गाजी रोड से। जी यास्मीन बताइए, सवाल क्या करना चाह रही हैं? जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैम, मैंने ये डॉक्टर साहब से पूछना है कि मुझे ना बवासीर का मसला है पुराना, खूनी बवासीर नहीं है, दूसरा बादी बवासीर है, मौके जिसे कहते हैं ना। तो डॉक्टर साहब से ये मैंने पूछना है, मेरे मैदे का ना मसला बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है? जी जी हाँ, कब्ज का मसला तो बहुत ज्यादा है। उसके लिए मैं छिलका भी इस्तेमाल कर रही हूँ, दूध दही जो जो मुझे उन्होंने बताया है सब कुछ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ना मेरा मैदा ठीक नहीं रहता। उम्र बता दें अपनी उम्र, और कोई हाई ब्लड प्रेशर, शुगर का इशू भी साथ है? नहीं नहीं, शुगर मुझे नहीं है, ब्लड प्रेशर भी कुछ भी नहीं है। उम्र क्या है? उम्र क्या है?
जी। आपकी एज क्या है, उम्र क्या है? मेरी उम्र है 32 साल। कितनी बताइए? 32 साल। 32 साल, 32 ठीक है। years। देखिए दो चीज़ें जी, कब्ज़ इसकी जड़ है कॉन्स्टिपेशन की। जब ज़ोर लगा के खाना करने की कोशिश करते हैं या हाजत नहीं होती तो उसको फरागत हासिल करने के लिए ज़ोर लगाते हैं तो अंदर खून की नालियाँ नुमायाँ हो जाती हैं। पखाने की नाली के आखिरी हिस्से में उसको बवासीर कहते हैं। और वो जिस तरह बता रही हैं मौके बन गए हैं, इसका मतलब है कि वहाँ की खून की नालियाँ इतनी प्रोमिनेंट हो गई हैं कि उन्हें इस्तिंजा करते हुए हाथ को भी महसूस होती हैं। तो इसका हल 2-3 चीज़ों से, एक तो है कि वो जो कोशिश कर रही हैं कि कब्ज़ ना हो, उसके लिए वो इसबगोल का छिलका ले रही हैं जिसे हाई फाइबर डाइट कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा फ़िज़िकली एक्टिव होना, ज़्यादा पानी पीना, ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करना, ये ऐसी कुदरती या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिससे कब्ज़ बेहतर होती है। अगर इससे बात ना बन रही हो तो फिर उसके अलावा कुछ अद्वियात हैं, उनसे कब्ज़ बेहतर हो जाती है। कब्ज़ नहीं होगी तो ये मसला भी नहीं होगा। लेकिन अगर एक दफ़ा ये खून की नालियाँ बन गई हैं तो बाद सूरतों में अगर ये ब्लीडिंग के मरहले पे आ जाएं तो इनको माइनर सी सर्जरी होती है, उसके साथ इसको हल किया जा सकता है। इसके अलावा एक प्रोसीजर होता है जो एंडोस्कोपिकली हम कैमरा डाल के उनकी जो जिन मौक़ों की वो बात कर रहे हैं उसको वो ख़त्म कर देते हैं। ये मुआलिज से मशवरा करने से, मुआयना करने से इसका अंदाज़ा होगा कि इनकी स्टेज कौन सी है। और जब तक ये कब्ज़ का इलाज नहीं करेंगी, सर्जरी करवा लें चाहे एंडोस्कोपी करवा लें, दोबारा से ये बनने का चांस होता है। डॉक्टर साहब कितनी देर तक आप नॉर्मल इंसान अगर मुसलसल आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही है तो ये नॉर्मल है, इसके बाद तो फिर ये मसला जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता देखिए है? कॉन्स्टिपेशन का कोई दौरानिया तो नहीं होता, लेकिन एक आम ये है कि जब आप वॉशरूम जाएं तो बहुत लंबे अरसे तक लोग, क्योंकि मोबाइल लेके वॉशरूम जाने का रिवाज हो गया और वो वहीं पे बैठे रहते हैं और स्टेन करते रहते हैं, जोर के खाना खारिज करने की कोशिश करते हैं। ये एक इंतहाई गलत आदत है जिसके ज़रिए असर बवासीर होने का, पाइल्स बनने का, हेमराइड्स बनने का चांस बढ़ जाता है। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल देखें उसमें ये होता है ना कि ज़्यादातर लोगों को IBS होता है और कई लोग पूरी तरह से फरागत नहीं उन्हें हो रही होती है, उसमें काफ़ी देर उन्हें वॉशरूम में लगता है। तो उसका उन्होंने एक हल, ये कई लोग इस तरह से कर रहे होते हैं और ये एक स्टडी थी कि 5 मिनट से ज़्यादा अगर आप वॉशरूम में पखाने की हाजत के लिए बैठते हैं तो बवासीर होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग ये हैं कि अपने उस सिग्नल को समझें कि पेट में अगर कोई गड़बड़ हो रही है, आपको फीलिंग आ रही है कि आपने वॉशरूम जाना है, तो आप 5 मिनट के अंदर फारिग हो जाना चाहिए एक नॉर्मल बंदे को। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा देर तक बैठना पड़ रहा है, स्टेन करना पड़ रहा है, और इसकी बड़ी आदत उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि आजकल की नौजवान नस्ल वॉशरूम में मोबाइल के साथ वो अपनी छोटे मोटे काम कर रही होती है, मीनवाइल वो कमोड पे बैठे होते हैं, तो उससे पाइल्स होने का चांस बढ़ जाता है। ओहो हो, ये बड़ा खतरा है जी, इससे महफूज रहें। हर दूसरा बंदा अब तो पता चल रहा होता है। अब्दुल अजीज साहब हैं जी हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे, सवाल कीजिए अब्दुल अजीज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल है, मुझे शुगर के मामले में थोड़ा सा मसला बना था, तो मैंने अपने टेस्ट वेस्ट करवाए और उसके बाद जो मुझे पता किया तो मेरी जो है ना HbA1C वो 5.6 आई, तो मुझे कोई तसल्ली हो गई। तो अब मुझे क्या एहतियात करनी चाहिए? एज बता दें अपनी। मेरी उम्र है 66 ईयर। देखें बहुत अच्छी बात है, अगर बगैर दवाइयों के 5.6 HbA1c इन्होंने हासिल कर लिया तो इसका मतलब है कि इन्होंने ज़िंदगी के तर्ज़ अमल में जो तब्दीलियाँ लाए हैं, या लाइफस्टाइल और डाइट और अपनी एक्सरसाइज को जो मामूल बनाया, उससे इनकी अगर पहले शुगर ज़्यादा थी तो अब ये नॉर्मल रेंज में आ गई है। लेकिन ये आप जहन में रखें कि 5.6 एक नॉर्मल रेंज है, तो इसके बावजूद अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कंट्रोल करना है, और अगर इनएक्टिव लाइफस्टाइल है तो उसको लगातार एक्टिविटी लेवल को बढ़ाते हुए अपने फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, ताकि इससे दोबारा वो बॉर्डर क्रॉस ना हो जाए जिससे इन्हें लेबल लगा के दवाइयाँ शुरू करनी पड़े। हर ओबेसिटी वाले पर्सन को शुगर के चांसेस आम डबल से ज़्यादा है, डबल से ज़्यादा है। देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ और मोटापा, ये सारी एक से लिंक प्रोसेस है। इसी लिंक प्रोसेस में एक नई चीज़ है जो इजाफा है, वो है फैटी लिवर डिजीज़। तो ये फैटी लिवर डिजीज़, मोटापा, पेट पे चर्बी, शुगर, ये सारी की सारी एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं और इनका मैकेनिज़्म और इनका अंडरलाइंग प्रोसेस एक ही है। और सबसे ज़्यादा, सबसे अहम चीज़ इस सारे प्रोसेस में इनएक्टिव लाइफस्टाइल और हमारी जो
सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं, और साथ में हमारा जो फूड हैबिट्स हैं वो है। यानी 10 मसाइल का एक ही हल है जी, आपने अपना लाइफस्टाइल जो है वो मॉडिफाई करना है। सो डॉक्टर साहब आज क्लिनिक यहाँ पे लगा के बैठे हुए हैं, तो बाकी चीज़ें भी हम शामिल करते हैं। आपकी कॉल्स हम ज़रूर शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। कॉलर है हमारे साथ मोहम्मद उस्मान। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। उस्मान साहब कहिए क्या सवाल करने हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से मैंने पूछना था। डॉक्टर साहब मेरी एज है 41 और मेरा वेट इतना एक ज्यादा बढ़ रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मेरा इस टाइम मौजूदा वेट जो है ना 120 है केजी। 41 की एज में डॉक्टर साहब वेट कितना होना चाहिए? 41 की एज में उतना ही वेट होना चाहिए जितना 25 साल में है जी। अच्छा, तो एज रिलेटेड वेट में कोई ऐसी एडजस्टमेंट 20 साल के बाद नहीं अच्छा है। पहले हम कॉलर से पूछ लें, अगर कोई आपके साथ इश्यूज हैं हाई ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, तो डॉक्टर साहब से आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर बाकी आपके हवाले से क्या डॉक्टर साहब ने कहना है वो सुनेंगे। कोई इशू है आपको डायबिटीज का या हाई ब्लड प्रेशर का? तो डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं होती मैडम। मुझे जो है ना सब ब्लड प्रेशर कभी नॉन हफ्ते में 15 दिन बाद ना कोई थोड़ा सा शूट हाई हो जाता है। हाँ जी, चेक करता रहता हूँ। डायबिटीज कभी चेक कराई? शुगर कभी चेक कराई? डायबिटीज भी चेक कराते जी। वो ऐसा कोई मसला नहीं है सर। मेरा यही वेट है कि मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। भूख बहुत लगती है? भूख लगती है। अच्छा, नाश्ता पूछ ले कितना करते हैं? नाश्ता कितना करते हैं? क्या खाते हैं नाश्ते में? नाश्ते में आम रूटीन का रोटी खा ली, चाय पी ली। रोटी के पराठा? पराठा भी खा लेता हूँ। पराठा भी खा लेते हैं। दोपहर के खाने में क्या खाते हैं? दोपहर के खाने में नॉर्मली सालन बनता है घर का और रोटियां खा लेते हैं। रोटी दोपहर के खाने में। अच्छा, रात के खाने में क्या खाते हैं? रात के खाने में भी यही रूटीन है हमारी, खाना खा लिया बस। रोटी के चावल? जो एक्स्ट्रा नहीं है कि चावल बहुत कम खाते हैं, लेकिन ये कि सालन वगैरह घर पे जो बनता है हमारे। रोटी एक खाते हैं तीनों टाइम या 2 खाते हैं? नहीं, रोटी 2 खाता हूँ। तीनों टाइम? तीनों टाइम, यानी दिन में 6 रोटियां खा लेते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं ये सिर्फ सारी चीजें ना आपका लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए, कि अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो अब आपको डॉक्टर साहब आसानी से बता सकेंगे कि आपको क्या करना है। जी डॉक्टर साहब। देखें, बड़ा ऐसा सवाल है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है जी। ये बड़ा कॉमन सा हमारा सिनेरियो है। मैं कुछ नहीं खाता, मेरा वज़न बढ़ रहा है। और खातून आमतौर पे खातून खाना साथ आई होती हैं, वो कह रही होती हैं मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाता हूँ। एक मासूम सा हस्बैंड साथ होता है, वो कहता है जी बिल्कुल ठीक कह रही है। और वज़न 120 किलो होता है खातून का। मैं इन साहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे तो पहली बात तो ये है कि वज़न उतना ही रहना चाहिए 22 साल के बाद, 23 साल के बाद, जितना उसका 80 साल की उम्र में है। तो वज़न में कोई एज रिलेटेड तब्दीली मेल्स में इसके बाद नहीं होती। एज रिलेटेड इजाज़त नहीं है बढ़ाने की वज़न। जो हम सारे समझते हैं कि 35 साल के बाद पेट निकलना, वज़न बढ़ना एक नॉर्मल एजिंग फिनोमेना, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। दूसरे नंबर पे ये है कि जो भाई ने बताया कि वज़न बढ़ा है, वज़न को कैसे कंट्रोल करना है, तो बड़ा सादा सा असूल है, फार्मूला है, लेस डाइट मोर एक्सरसाइज। कम खाएं, ज़्यादा चलें फिरें। डॉक्टर साहब वैसे एक सवाल ये भी है मेरी तरफ से कि वजन बढ़ा हो, इसके पीछे भी कोई मसला, कोई बीमारी हो सकती है? बिल्कुल वेट कम होने पे तो हम कहते हैं ना ये टेस्ट कराएं, आपको ये मसला हो सकता है। देखिए, बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिनके एसोसिएटेड वजन कम होता है, लेकिन वो बहुत ना होने के बराबर लोगों के अंदर है। मतलब थायराइड का इशू हो सकता है वजन बढ़ने में, फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो सकती है, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती, डायबिटीज़ हो सकती है जो वो हो रही हो। लेकिन असल चीज़ जिस पे हम वापस आएंगे कि वेट रिडक्शन एक मुश्किल और चैलेंजिंग और एक जहाद है जब वो बढ़ जाए, तो इसलिए इसको बढ़ने से रोकना बहुत ज़रूरी है और बढ़े ना ये ज़रूर इंश्योर करना चाहिए। मैंने इनसे खाने की रूटीन पूछी, कुछ इन्हें अपने खाने में भी कमी लेके आनी है। देखिए, जब एक दफ़ा बढ़ जाता है तो फिर एक जहाद करना पड़ेगा वजन कम करने के लिए, लेकिन बढ़े ना इसके लिए भी एक लगातार कॉन्शियस एफर्ट की ज़रूरत है। ठीक है। अब इन्होंने बताया कि 6 रोटियां खाते हैं दिन में, जो कि बहुत ज़्यादा है, और इन्होंने अपना प्रोफेशन नहीं बताया कि अगर तो ये सड़क पे ईंटें उठाते हैं तो फिर तो शायद 6 रोटियां भी इनके लिए कम है। लेकिन अगर कोई बंदा मेरी तरह सारा दिन कुर्सी पे बैठा रहता है तो उसके लिए 1 रोटी भी शायद ज़्यादा है। इस लिहाज से कि एक्टिविटी के हिसाब से फूड है। अगर एक बंदा सड़क पे ईंटें उठा रहा है तो उसके वो मोटा भी नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। उसकी वजह यह है कि वो जितना खा रहा है उसको बर्न कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है।
एक बैंकर या मेरे जैसा बंदा सारा दिन कुर्सी पे बैठा रहता है, वो उसके लिए शायद एक डबल रोटी का स्लाइस जो सुबह खा के आता है वो भी शायद वो हो जाए। दूसरा, बहुत गैर ज़रूरी तौर पे हमारे अंदर जो कैलोरीज जा रही होती हैं वो चाय के साथ है, जिसको हम नोटिस ही नहीं करते कि दिन में 3 से 4 कप चाय पी ली और चीनी डाल के पी ली। तो एक चीनी तो बगैर पी सकते हैं आप, 3 कप तो मैं भी दिन में पी लेती हूँ। उसमें देखें चीनी ना डालें, दूध ना डालें, मलाई ना डालें, तो आप कहवा पी लें, चाहे 2 से 3 दफ़ा पी लें, कोई नुकसान नहीं। कॉफ़ी पी लें, लेकिन कॉफ़ी भी लोग हेल्दी समझ के पी रहे होते हैं, उसमें क्रीम डाल के। अगर सर्दियाँ आ रही हैं तो इस चीज़ की आपको बहुत ख्याल रखना। डॉक्टर साहब माजरत, कासिम है हमारे साथ वेट कर रही हैं, फिर हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। कासिम साहब सवाल कीजिए। जी कासिम साहब। मेरा सवाल ये है कि मेरा ना दिमाग का मसला है। जी जी, इशू क्या है ये आप थोड़ा डिटेल में बताएं कासिम साहब। जी जी, क्या इशू है जी, जल्दी जल्दी बता दें। समझ नहीं लगती, दिमाग का मसला है, बस सोची जाता, बस घर में बैठे सोची जाता बस। ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं जी। आप इनको कॉल पे रखें जरा, कुछ इनसे हम ब्रेक में डिस्कस कर ले। ब्रेक का टाइम हो रहा है, आपको ब्रेक पे चले जाएंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ऑन ईयर मैं चाहूंगी कि क्योंकि आई डोंट नो कि अब वो थोड़ा एक्सप्लेन तो उन्होंने नहीं किया, बट ये ज़हनी तनाव जो है बहुत लोगों के साथ, डिप्रेशन 100 बीमारियों की जड़ है। बहुत सारे लोग ना काम के बर्डन की वजह से भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आजकल जो हालात चल रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो, तो डिप्रेशन ना आदत सी लोगों की बन गई। क्या करना है इसके? जी बिल्कुल, देखें ज़हनी तनाव एक मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया, जो हर बंदे को अपने लेवल पे है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप बच्चों से पूछें तो शायद उनको भी बड़े सारे अपने लेवल के मसाइल हैं। हाँ। तो इसलिए ये कहना कि फ़लाँ एज, फ़लाँ ग्रुप, फ़लाँ एज ग्रुप, फ़लाँ जेंडर, नहीं, ये अक्रॉस द बोर्ड है। ज़हनी तनाव की मिसाल ऐसे ही है कि बंदा कहता है आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, दूसरा कहता है आधा खाली है। उसका एक ख़ास नुक्ता नज़र है, वो खाली पोर्शन ग्लास का देख रहा है और ज़हनी तनाव का बंदा, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो जो भरा हुआ पोर्शन है नज़र नहीं आ रहा। तो उसकी ज़हनी मसाइल दिमाग में होने वाले केमिकल्स के ज़रिए असर है। तो इस केमिकल का इम्बैलेंस जो है ना, उसको नेगेटिविटी देख रहा है उसको, और दिमागी जो उसके तनाव है, उलझाव है, वो उन चीज़ों की वजह से है। तो उसको ठीक करने के लिए बाज़ औक़ात कुछ एडवियात हैं, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, साइकेट्रिक हेल्प है, और आम तौर पे देखें मसाइल शायद वही रहते हैं, उनको देखने का नजरिया बदल जाता है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आज हर बंदा ना, पहले हम सुनते थे अच्छा परेशान है, ज़हनी तनाव का, डिप्रेशन हर बंदे को जो है ना, वो मेरे ख्याल से हाई ब्लड प्रेशर की एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, स्ट्रेस बहुत सारे बॉडी सिस्टम्स को मुतासिर करता है, उसमें ब्लड प्रेशर भी है जी, लेकिन ओवरऑल ज़िंदगी के जो देखने का नज़रिया है ना, उसको नेगेटिविटी में बदल देता है। असल चीज़ ये है कि डिप्रेशन नाम ही इस चीज़ का है कि वो जो मसाइल जो पहले भी थे, लेकिन ये डिप्रेस बंदा जब होता है तो उसको वो इस तरह से ले रहा होता है कि शायद हर चीज़, जी, सामने वाला बंदा अगर आपके बारे में नेगेटिव नहीं भी है तो वो भी आपको ऐसे लग रहा होता है कि अच्छा आपके बारे में कुछ गलत सोच रहा है। तो इनको क्या साइकेट्रिस्ट के पास जाना? इसमें देखें, पहले तो अपने जीपी के पास जाएं, वो उनके मसाइल को देखें, और अगर कोई उनका इस तरह का मसला है कि वो उन्हें साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है, तो वो उसमें उन्हें जाना चाहिए, और बड़ी सादा सी इंटरवेंशन के साथ, थोड़ी बातचीत के साथ बाज़ औक़ात मेजॉरिटी लोगों का मसाइल हल हो जाते हैं और वो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं। लेकिन ये इंटरव्यू करने के बाद है, ये इतना सुपरफिशियल नहीं है कि मैं अपने ख्यालात में उलझा रहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। ये इतना सिंपल 2+2 नहीं है, इसके बारे में डिटेल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की ज़रूरत है। ठीक हो गया। हमारे साथ कॉलर हैं जी, उनको शामिल करें। नाजिया साहिबा, सवाल कीजिए नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं सवाल करना था, सॉरी फर्स्ट टाइम कॉल की है तो इट्स ओके जी, आप बिल्कुल इजी होके सवाल कीजिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। मेरा ना मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसमें मेरे ना मैदे में तेजाबियत आई थी और जिगर पे उन्होंने बताया था कि फैट है बहुत ज्यादा ना। तो उम्र मेरी 36 साल और मैं सिलाई का काम करती हूँ, जैसे बैठने का भी काम है मेरा ना बहुत ज्यादा। ठीक हो गया, ठीक है। और मेरा वेट बढ़ रहा है
वेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है मेरा, हालांकि मेरी डाइट इतनी नहीं है। मैं दिन में तब खाना खाती हूँ जब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, जैसे होता है ना कि। डॉक्टर साहब कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा जी कि आपका वज़न कितना है? मेरा वजन 90 के करीब है, प्लस 90 है। चलें, ठीक हो गया जी। देखिए 25 साल की खातून और उसके साथ उनका वज़न 90 किलो होना और साथ में लिवर पे चर्बी होना, ये मसाइल हैं जी उनके। और साथ में अल्ट्रासाउंड वालों ने कहा है तेज़ाबियत है। पहली बात तो ये है कि मोटापा इस सारे प्रोसेस की जड़ है या रूट कॉज है। अगर वज़न काबू में आएगा तो जिगर पे आई हुई चर्बी खुद ब खुद बगैर किसी दवाइयों के गायब हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जो मैदे का मसला है वो बेसिकली अल्ट्रासाउंड की किसी रिपोर्ट में मैदे की तकलीफ नज़र नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये समझने समझाने में शायद उन्हें गलतफहमी हो रही है कि मैदे की तकलीफ एज सच मोटापे की वजह से है और जिगर पे आई हुई चर्बी की वजह से जब जिगर का फेल थोड़ा सा मुतासिर होता है तो बाज़ औक़ात तेज़ाबियत बढ़ती है। लेकिन तेज़ाबियत बढ़ने की बड़ी वजह पेट पे आई हुई चर्बी और मोटापा है। तो ये इनडायरेक्टली सब कुछ घूम फिर के वज़न कंट्रोल की तरफ ही आ रहा है मसला। तो उसमें कम खाना, ज़्यादा चलना फिरना, ये देखने की ज़रूरत है कि गैर महसूस तरीके से कहीं कोई एक पेप्सी तो नहीं पी लेते या कोई इस तरह की कोला ड्रिंक्स तो नहीं पी लेते, क्योंकि एक कोला ड्रिंक के एक गिलास में 7 से 8 चम्मच चीनी होती है। उससे अंदाज़ा लगाएं कि हम गैर महसूस तरीके से अगर एक भी कोक ले रहे हैं या एक कोला ड्रिंक ले रहे हैं तो वो बहुत सारा कैलोरी बैलेंस खराब हो गया। डॉक्टर साहब हमारा टाइम कम है, वाइंड अप का कहा जा रहा है, इंशाल्लाह आपको फिर बुलाएंगे क्योंकि लोगों का बड़ा जबरदस्त फीडबैक रहा है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने मसाइल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं।